नमस्कार। आज हम भारत के क्रिप्टो बाजार की दो बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल अलग कहानियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक तरफ वजीरेक्स हैं, दूसरी तरफ बिटबीएनएस। बिल्कुल। और स्थिति ऐसी है कि एक एक्सचेंज के यूजर्स के लिए शायद थोड़ी उम्मीद जगी है। हम्म। वहीं दूसरी तरफ जो है मामला काफी फंसा हुआ, चिंताजनक सा नजर आ रहा है। हाँ, और इन दोनों ही मामलों को समझने के लिए हमारे पास एक हालिया न्यूज़ रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ताज़ा डेवलपमेंट्स बता रही है, खासकर यूजर्स के पैसे और जो लीगल कार्रवाई चल रही है उसके बारे में। सही। और ये सिर्फ दो कंपनियों की कहानी नहीं लग रही मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत में क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, निवेशकों की सेफ्टी कितनी है, इन सब बड़े सवालों से जुड़ा मामला है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस रिपोर्ट के जरिए समझें कि भाई चल क्या रहा है, इन यूजर्स के पैसों का क्या होगा, क्या कोई रास्ता निकल रहा है। क्या लीगल एक्शन हो रहे हैं। हाँ, और मतलब जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए इसका क्या मतलब है आखिर। सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि उसके पीछे का मतलब समझना है कि वजीरेक्स और बिटबीएनएस की राहें इतनी जुदा क्यों हैं। हम्म। और ये पूरा मामला हमारे रेगुलेटरी सिस्टम और क्रिप्टो पर भरोसे के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए पहले वजीरेक्स से ही शुरू करते हैं। वहां से कुछ पॉजिटिव खबर है शायद। हाँ, वजीरेक्स के केस में एक कह सकते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखो, इनकी जो पेरेंट कंपनी है जेटाई, वो सिंगापुर बेस्ड है। अच्छा। उसने एक रिवाइज्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पेश की है, मतलब एक संशोधित प्लान दिया है। ओके, ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है आसान भाषा में? आसान भाषा में समझो तो ये कंपनी का एक प्रपोजल है कि वो अपने लेनदारों का पैसा कैसे चुकाएगी। लेनदार मतलब यूजर्स भी? हाँ, लेनदार यानी वो सब लोग या कंपनीज जिन्हें जेटाई से पैसा लेना है, और इसमें वजीरेक्स की यूजर्स की एक बहुत बड़ी संख्या शामिल है। अच्छा, तो ये पैसे वापस करने का प्लान है। इसको सपोर्ट कैसा मिला है? लेनदारों ने क्या कहा? जबरदस्त सपोर्ट मिला है। रिपोर्ट बताती है कि लगभग 95.7% लेनदारों ने इस प्लान के हक में वोट किया है। 95.7%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसमें करीब $207 मिलियन, यानी समझ लो 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की देनदारी है। बाप रे, 1700 करोड़! तो ये 95.7% का आंकड़ा, मतलब क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है। देखो, पहली बात तो ये कि इतने बड़े मेजॉरिटी का मतलब है कि ज्यादातर लेनदार यानी यूजर्स, उनको लग रहा है कि शायद यही एक प्रैक्टिकल तरीका है अपने कुछ पैसे वापस पाने का। भले पूरे न मिले। हाँ, बिल्कुल। ऐसी स्थितियों में, मतलब जब कंपनी दिवालिया होने की कगार पर हो, तो अक्सर पूरी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। तो लोग सोचते हैं चलो जो मिल रहा है वही सही, नुकसान कम हो। समझ रही हूँ। तो ये 95.7% वोट शायद इसी कड़वी हकीकत को दिखाता है कि लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात तो है। तो लेनदारों की तरफ से तो ठीक है, हरी झंडी मिल गई। अब आगे क्या? पेच कहाँ है? आपने कहा सिंगापुर की कंपनी है। हाँ, पेंच यही है। क्योंकि जेटाई सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, तो इस पूरे प्लान पर जो आखिरी मुहर लगनी है वो सिंगापुर हाई कोर्ट लगाएगा। अच्छा, भारत की अदालत नहीं? नहीं, भारत में वजीरेक्स का ऑपरेशन जानमाई इंडिया देखती है, लेकिन वो तब तक पैसा लौटाना शुरू नहीं कर सकती जब तक सिंगापुर हाई कोर्ट इस स्कीम को ओके ना कर दे। तो सारी नजरें अब सिंगापुर पर हैं। बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा नहीं है कि मतलब भारतीय यूजर्स का पैसा फंसा है और फैसला सिंगापुर की अदालत करेगी? क्या ये हमारे अपने रेगुलेटरी सिस्टम की कमी नहीं दिखाता? सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, और ये सीधे सीधे रेगुलेशन की कमी की तरफ इशारा है। देखो, अगर भारत में क्रिप्टो के लिए एकदम साफ नियम होते, दिवालियापन के कानून होते, तो शायद मामला यहीं निपट जाता। लेकिन अभी क्या है, जब पेरेंट कंपनी बाहर है तो आपको इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है, और ये दिखाता है कि भारत में एक मजबूत क्रिप्टो रेगुलेशन कितना जरूरी है। बिल्कुल। खैर, सिंगापुर कोर्ट के फैसले का तो इंतजार रहेगा। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात थी। कोर्ट ने मॉरेटोरियम पीरियड 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। ये क्या चीज है? मॉरेटोरियम मतलब एक तरह की रोक या स्थगन। ओके। मतलब 16 सितंबर 2025 तक लेनदार जो हैं वो जेटाई के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। जैसे कंपनी बंद करा दो या प्रॉपर्टी जब्त कर लो, ये सब नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्यों किया कोर्ट ने? ताकि कंपनी को ये जो प्लान है इसको लागू करने और पैसा चुकाने के लिए टाइम मिल सके। तो ये यूजर्स के लिए एक तरह की डेडलाइन है कि तब तक शायद कुछ हो जाए। हाँ, कह सकते हो। एक उम्मीद भी है और एक संभावित टाइमलाइन भी कि इस तारीख तक रास्ता साफ हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी बातें लेनदारों की। हाँ, कोर्ट से मिला और वक्त। हम्म। लेकिन कहानी में हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है।
कुछ यूजर्स खुश नहीं हैं, ऐसा भी रिपोर्ट में है। हाँ, और उनकी चिंताएं भी जायज हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ यूजर्स ने ये जो वोटिंग हुई ना उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। पारदर्शिता पर मतलब? उनका कहना है कि उन्हें स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ठीक से दी नहीं गई या वोटिंग फेयर तरीके से नहीं हुई, उन्हें अंधेरे में रखा गया, ऐसा उनका आरोप है। ये तो गंभीर बात है। और वो रिकवरी टोकन का भी कुछ जिक्र था, उसके मूल्यांकन को लेकर भी नाराजगी है। ये रिकवरी टोकन क्या चीज है? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखो, अक्सर जब कोई क्रिप्टो एक्सचेंज या कंपनी ऐसे मुश्किल में फंसती है ना, हाँ, तो वो यूजर्स को उनके फंसे हुए पैसे के बदले एक खास तरह का डिजिटल टोकन दे देती है। इसी को समझ लो रिकवरी टोकन। अच्छा, मतलब असली पैसा नहीं, एक टोकन। हाँ, एक तरह का डिजिटल वाउचर समझ लो। कंपनी वादा करती है कि फ्यूचर में शायद आप इन टोकन्स को असली पैसे या किसी और चीज के बदले एक्सचेंज कर पाओगे। ओके, तो ये तो एक वादा हुआ, गारंटी तो नहीं? बिल्कुल, और झगड़ा यहीं से शुरू होता है। इन रिकवरी टोकन्स की वैल्यू कैसे तय होती है? क्या वो वाकई उतने ही हैं जितना पैसा यूजर का फंसा था? अक्सर नहीं होता। कुछ यूजर्स का आरोप है कि वजीरेक्स वाले मामले में इन टोकन्स की वैल्यू बहुत कम लगाई गई है। मतलब अगर किसी का 100 रुपया फंसा था तो उसे शायद 50 या 60 रुपए की वैल्यू का ही टोकन मिल रहा है। अरे, तो फिर तो नुकसान हो गया ना उनका? हाँ, यही नाराजगी का बड़ा कारण है। उन्हें लग रहा है कि उनके नुकसान की पूरी भरपाई नहीं हो रही है। समझ गए। तो मतलब ऊपर से देखने पर लग रहा है कि चलो समाधान हो रहा है, 95.7% लोग मान भी गए हैं। हाँ, लेकिन असलियत में कुछ यूजर्स को लग रहा है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, उन्हें उनके पैसे की सही कीमत नहीं मिल रही। ये दिखाता है कि ये मामले कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। निश्चित रूप से जब लाखों लोगों का पैसा फंसा हो ना, तो ऐसा हल निकालना नामुमकिन सा होता है जिससे सब खुश हों। सही बात है। पारदर्शिता, सही वैल्यूएशन और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें सबसे जरूरी होती हैं ऐसी सिचुएशन में, और अक्सर इन्हीं पर सवाल उठते हैं। वजीरेक्स का मामला बिल्कुल यही दिखा रहा है। ठीक है, तो वजीरेक्स की कहानी में उम्मीद भी है, चिंता भी है, और गेंद अभी सिंगापुर कोर्ट के पाले में है। चलिए, अब आते हैं BitBNS पर। यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी लग रही है। हाँ, वजीरेक्स में जहां कम से कम एक कॉम्प्लेक्स ही सही पर एक रास्ता दिख रहा है, BitBNS में तस्वीर एकदम अलग है और यूजर्स के लिए शायद ज्यादा चिंता की बात है। यहाँ मेन प्रॉब्लम यह है कि यूजर्स महीनों से अपने INR यानी भारतीय रुपए या फिर अपनी क्रिप्टो ही नहीं निकाल पा रहे हैं प्लेटफॉर्म से। क्या पैसे निकाल ही नहीं पा रहे हैं? हाँ, विड्रॉल्स बंद हैं, पैसा पूरी तरह अटक गया समझो। अरे बाप रे, ये तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बुरा सपना है कि आपका पैसा कहीं है पर आप उसे निकाल नहीं सकते। और क्रिप्टो में तो ये डर और भी ज्यादा होगा क्योंकि रेगुलेशन का भी ठिकाना नहीं है। बिल्कुल, और यूजर्स की प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर है घबराहट है, गुस्सा है, बेबसी है। सोशल मीडिया देखो, कंज्यूमर फोरम देखो, सब जगह BitBNS यूजर्स की शिकायतें भरी पड़ी हैं। लोग बता रहे हैं कैसे उनकी सेविंग्स, जरूरी कामों के लिए रखा पैसा सब फंसा है और कंपनी से कोई ढंग का जवाब नहीं मिल रहा। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। तो क्या लोग चुप बैठे हैं या कोई लीगल एक्शन हुआ है? नहीं, जब कंपनी से बात नहीं बनी तो मामला कोर्ट पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ यूजर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट में? हाँ, और कोर्ट ने इसे सीरियसली लिया है। कोर्ट ने क्या किया है? कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और सेबी, मतलब देश के जो बड़े फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं ना, हाँ, में इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कैसे होगी। ये इंटरेस्टिंग है कि कोर्ट सीधे सरकार और रेगुलेटर्स से पूछ रही है। क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट सिर्फ BitBNS के यूजर्स को राहत दिलाने से आगे देख रही है? बिल्कुल, अगर इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखो तो कोर्ट सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही, वो एक सिस्टमिक सवाल उठा रही है। कोर्ट का RBI, सेबी से ये पूछना कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये इस बात का सिग्नल है कि कोर्ट क्रिप्टो एक्सचेंजों के रेगुलेशन या कह लो कि रेगुलेशन की कमी पर फोकस कर रही है। अच्छा, वो पूछ रही है कि फ्यूचर में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या नियम काफी हैं, इन प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। तो कोर्ट एक तरह से रेफरी बन गई है। सरकार और रेगुलेटर से पूछ रही है कि खेल के नियम क्या हैं और खिलाड़ी यानी इन्वेस्टर्स सेफ कैसे रहेंगे। हाँ, ये अच्छी एनालॉजी है। कोर्ट का दखल ये दिखाता है कि जब मार्केट फेल होता है और रेगुलेटर क्लियर गाइडलाइंस नहीं दे पाते तो फिर जुडिशरी को आगे आना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट रेगुलेशन बना नहीं सकती। वो तो मौजूदा कानूनों को इंटरप्रेट कर सकती है या सरकार को एक्शन लेने को कह सकती है। इसलिए ये मामला सिर्फ BitBNS के लिए नहीं, पूरे इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस सारी लीगल कार्रवाई के बीच BitBNS के जो यूजर्स हैं, उनके लिए ग्राउंड रियलिटी क्या है?
क्या कोई उम्मीद बंधी है पैसे मिलने की? देखो, बदकिस्मती से रिपोर्ट तो यही कहती है कि अभी तक BitBNS यूजर्स के लिए कोई ठोस राहत या समाधान सामने नहीं आया है। ओह, मामला अभी लीगल प्रोसेस में ही है, विथड्रॉल्स अभी भी बंद हैं और यूजर्स बस इंतजार कर रहे हैं अपने पैसे का। अनिश्चितता बनी हुई है जो उनकी परेशानी और बढ़ा रही है। तो अगर हम दोनों मामलों को साथ रखें, वजीरेक्स और BitBNS, तो एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग तस्वीर दिख रही है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ WZIRX है, जहां एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेनदारों की सहमति है, एक फॉरेन कोर्ट है और एक कॉम्प्लेक्स सा सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है। मतलब एक रास्ता तो है, भले ही मुश्किल हो। हाँ, दूसरी तरफ BitBNS है, जहां यूजर्स पूरी तरह बीच मझधार में है। मामला इंडियन कोर्ट में है, रेगुलेटर से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आ रहा। यहां अनिश्चितता बहुत गहरी है। इन दोनों मामलों का भारत में क्रिप्टो इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ सकता है? मतलब ओवरऑल क्या सिग्नल जा रहा है? असर तो देखो काफी गहरा हो सकता है। सबसे पहला और साफ सिग्नल तो यही है कि भारत में क्रिप्टो के लिए एक मजबूत, क्लियर और डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की सख्त जरूरत है। बहुत अर्जेंट जरूरत है कि जब कुछ गलत हो, और क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल मार्केट में ये हमेशा पॉसिबल है, तो इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए कौन जिम्मेदार है, शिकायत कहाँ करें, उसका निवारण कैसे हो, एक्सचेंजों की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब सवाल एकदम क्लियर होने चाहिए। और क्या इससे जो घरेलू क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लोगों के भरोसे पर असर नहीं पड़ेगा? क्या लोग अब इंडियन एक्सचेंजों में पैसा डालने से कतराएंगे? बिल्कुल पड़ेगा। भरोसे पर तो चोट लगती है। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि देश के बड़े जाने माने एक्सचेंज भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कि पैसा निकालना तक मुश्किल हो जाए, हाँ, तो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि या तो वो क्रिप्टो से ही दूर हो जाएं, या फिर इंडियन प्लेटफॉर्म्स के बजाय इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं, जहां उन्हें लगे कि शायद ज्यादा सेफ्टी है या रेगुलेशन बेहतर है। हालांकि उनके अपने रिस्क होते हैं, और ये मेक इन इंडिया और हमारे अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये सिर्फ WZIRX या BitBNS की ही बात नहीं है। ये असल में जो पूरा क्रिप्टो का नया उभरता हुआ लेकिन बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, उसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बड़े मुद्दे से जुड़ा है। बिल्कुल, क्रिप्टो मार्केट का नेचर ही ऐसा है, बहुत उतार चढ़ाव वाला। टेक्नोलॉजी का रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, और जैसा इन मामलों से साफ है, प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज के फेल होने का, मिसमैनेजमेंट का रिस्क भी है। हाँ, ये घटनाएं दिखाती हैं कि जब ये रिस्क हकीकत बनता है तो इन्वेस्टर कितने हेल्पलेस हो सकते हैं, और उन्हें राहत के लिए कितनी स्लो और कॉम्प्लिकेटेड जुडिशियल और रेगुलेटरी प्रोसेस पर डिपेंड करना पड़ता है। ये डिपेंडेंसी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि WZIRX के केस में लेनदारों ने ZTI की समाधान योजना को मेजॉरिटी से अप्रूव कर दिया है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। हाँ, लेकिन फाइनल फैसला सिंगापुर हाईकोर्ट का बाकी है, और कुछ यूजर्स वोटिंग की पारदर्शिता और रिकवरी टोकन की वैल्यू को लेकर नाखुश भी हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ BitBNS के यूजर्स अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं और बहुत अनिश्चितता है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल दिया है। सरकार, RBI, सेबी से जवाब मांगा है, जिससे रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टर सेफ्टी पर फोकस किया है। लेकिन यूजर्स के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है। तो जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसका जवाब शायद रिपोर्ट में सीधे ना हो, पर इन घटनाओं से उठता है। वो ये कि इन अनुभवों को देखते हुए फ्यूचर में भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए किस तरह के परमानेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत हो सकती है? क्या सिर्फ मौजूदा फाइनेंशियल नियमों को ही क्रिप्टो पर लगा देना काफ़ी है? या फिर हमें क्रिप्टो की खास नेचर को देखते हुए बिल्कुल नए सिरे से सोचने की, स्पेशल कानून बनाने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। ये आज का सबसे बड़ा सवाल है असल में। इस पर बहुत सोचने की जरूरत है। क्या हमें एक डेडिकेटेड क्रिप्टो रेगुलेटर चाहिए, या सेबी, RBI जैसी मौजूदा एजेंसीज की भूमिका को और साफ करने की जरूरत है? नियम कैसे हों, क्या वो इनोवेशन को सपोर्ट करें या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर ज्यादा फोकस करें? ये संतुलन साधना मुश्किल होगा। हाँ, इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। पर ये घटनाएं इस बहस को जरूर तेज करेंगी, ऐसी उम्मीद तो है। निश्चित रूप से। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स सबको सोचना पड़ेगा। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।